Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall discuss part 3 of our Indian Constitution that mentions fundamental rights. आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में, जो कि मूल अधिकार का वर्णन करता है। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स कैन बी ऑल्सो कॉल्ड ब्रह्मास्त्र ऑफ अ नॉर्मल सिटीजन। मूल अधिकार को हम आम नागरिकों का ब्रह्मास्त्र भी बोल सकते हैं। जी हाँ, हमने बहुत सारे जो क्लासेस है उसमें ऑलरेडी आपको मेंशन कर रखा है कि किस तरह से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक आम जनता के ब्रह्मास्त्र बोले जा सकते हैं इस बात पर, क्योंकि आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख वाला डायलॉग तो आपने सुना होगा कि किस तरह से कोई अगर केस होता है तो वहाँ पर देखेंगे लाखों केसेस पेंडिंग में पड़े हैं, कई साल बीत जाते हैं। चाहे आप निर्भया केस ले लें, कितना भी सेंसिटिव केस ले लें, चाहे आप कोलकाता का जो डॉक्टर का मर्डर हुआ था वो केस ले लें, या कोई भी आप देखेंगे चोरी का केस ले लें, उसमें आप देखेंगे तारीख पे तारीख मिलते जाती है और आप जो विक्टिम है उसको सज़ा मिलने में कई सालों लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स पर कोई अटैक होता है, चाहे वो गवर्नमेंट करती है, चाहे वो कोई संस्था करती है, कोई भी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट में विद इन 1 to 2 डेज़ में आप PIL वहाँ पर लगा करके तुरंत आपको हियरिंग मिल जाती है। जैसे आपने वक्फ बोर्ड में देखा होगा कि अभी जो गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आई थी, तो जो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का सहारा रख के PIL जो है दायर किया सुप्रीम कोर्ट में और तुरंत सुनवाई होगी। वहीं आप देखेंगे कि दूसरी तरफ लाखों केसेस पेंडिंग है लेकिन उस पर तुरंत एक्शन नहीं होता है। इसका डिफरेंस यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने हमें फंडामेंटल राइट्स, कुछ मौलिक अधिकार दे रखे हैं जो कि हमारे ब्रह्मास्त्र के रूप में हमको गवर्न करते हैं, हमको प्रोटेक्शन देते हैं, हमको लिबरलाइजेशन देते हैं अगेंस्ट स्टेट, और इसके बेस पर आप गवर्नमेंट को भी चुनौती दे सकते हैं, चैलेंज दे सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी फास्टेस्ट यहाँ पर हियरिंग मिल जाती है। तो इस फंडामेंटल राइट्स के बारे में यू शुड नो अबाउट योर फंडामेंटल राइट्स कि क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स है और कौन कौन से राइट्स जो है लीगल राइट्स हैं, कितने तरह के राइट्स होते हैं। तो आइए आज के क्लास में हम बात करते हैं राइट्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइट्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ राइट्स। ठीक है, एक होता है फंडामेंटल राइट और एक होता है लीगल राइट। इस लीगल राइट को ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी बोलते हैं, लीगल राइट। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 2 types of rights which have been given to our Indian citizens। हमारे इंडियन सिटीजन को 2 तरह के राइट्स, 2 तरह के अधिकार दिए गए हैं। पहला होता है मौलिक अधिकार, दूसरा होता है कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। ठीक है, नाम से ही देख लीजिए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट यानी क्या होता है, इनका जो मेंशन है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, इसका आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें मेंशन है और उसके साथ साथ इनको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा प्राप्त है। स्पेशल कैटेगरी मीन्स फंडामेंटल राइट्स नाम से इनको अलग से पार्ट दिया गया। आप देखेंगे पार्ट 3 पूरा डेडिकेटेड है फॉर द फंडामेंटल राइट्स, इसीलिए इसको स्पेशल कैटेगरी का राइट्स बोलते हैं। और यही जो पार्ट 3 में जो राइट्स आपको मिलेंगे, भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में, वो आपके मौलिक अधिकार होते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो सेकंड टाइप ऑफ राइट्स होता है वो होता है लीगल राइट, कानूनी अधिकार। ठीक है, हालांकि इनका मेंशन भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, लेकिन उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस या फिर स्पेशल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से नहीं दिया गया है। इसको चाहे तो गवर्नमेंट खत्म कर सकती है, तो इसको बोलते हैं लीगल राइट। ठीक है, तो कभी आप UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आर गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल राइट्स आर प्रोड्यूस्ड विथ अ लीगल प्रोसीजर। ये जो लीगल राइट्स है इसको लीगल प्रोसीजर से प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जैसे हम आगे जब पढ़ेंगे बॉडीज जो होती है गवर्नमेंट बॉडी, वो भी आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और एक लीगल बॉडी होती है। ठीक है, जिसको कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं जैसे नीड होता है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्ट, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो ये नहीं पता था कि आगे जो सिचुएशन बदलेंगे तो आपको और भी कोई राइट्स दिया जा सकता है या फिर और भी कोई बॉडी बनाई जा सकती है। लेकिन उस समय जो बेसिक
राइट्स दिए गए उसी को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और टाइम टू टाइम आप देखेंगे नए नए राइट्स हमको दिए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे आरटीआई, आप देखेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटी देखेंगे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, या फिर राइट टू वोट। अब यहाँ पर देखिए आरटीआई, जो आरटीआई एक्ट आप देखे होंगे, आप सूचना का अधिकार जो बोलते हैं, आरटीआई जो बोलते हैं, और आरटी आप देखेंगे राइट टू एजुकेशन, ये सब आप देखेंगे बाद में इंक्लूड किए गए इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार फंडामेंटल राइट है या फिर लीगल राइट है, इस पे प्रश्न बहुत आता है। लेकिन ये जो वोट, राइट टू वोट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है कि ये आपका एक नॉर्मल लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्वेश्चन इस पे आ सकता है कभी भी। क्वेश्चंस में आप देखेंगे प्री का जो क्वेश्चन पेपर होता है यूपीएससी का, वो डाइवर्स होता है, कहीं से भी आ सकता है। इसीलिए आपको नेचुरल तरीके से पढ़ना है सारे सब्जेक्ट को, और नेचुरल तरीके से आंसर देने की कोशिश करना है। तो यहाँ देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट। फंडामेंटल राइट वही है जो पार्ट 3 में मेंशन है। बाकी जो राइट्स है, इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू वोट, ठीक है। हालांकि राइट टू वोट का जो मेंशन है वो आर्टिकल 326 में है, लेकिन वो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल जो 326 है उसमें आप देखेंगे कि वो एक प्रकार का लीगल राइट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आरटी, राइट टू एजुकेशन को अभी फंडामेंटल राइट भी बनाया गया, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आप देखेंगे 21 में जो आर्टिकल है उसमें उसके लिए एक आर्टिकल ऐड किया गया। तो देखेंगे राइट टू एजुकेशन यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया। बाकी जो राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू वोट है वो लीगल राइट है। तो आपको ये डेफिनेशन पता चल गया, ठीक है। अब देखिए ये जो आज की क्लास है वो है फंडामेंटल राइट्स पर, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का जो अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, तो ये कौन से कंट्री से लिया गया? यूएसए से लिया गया। अगर इंडिया की बात करें तो 1931 का जो कराची सेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि आप देखेंगे हालांकि हम बोलते हैं कि कांग्रेस ने 17 ईयर्स तक रूल किया है, ऐसा नहीं है, उन्होंने पहले भी हार्ड वर्क किया था। क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज वन बिग पार्टी इन इंडिया एंड दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो देखिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हालांकि देखिए आज़ादी के बाद उसमें बहुत सारे एलिगेशंस लगे और बहुत सारे आरोप लगे कि वो करप्शन करती, लेकिन पहले जो वो पार्टी थी उसमें देखिए लोग अच्छे होते। तो पार्टी कोई भी बुरी नहीं होती जब तक उसमें अच्छे लोग होंगे, और अच्छे लोग जब नहीं होते तो पार्टी कोई भी हो टूटने लगती है, ठीक है। तो अभी देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी भी हालांकि वो एक पार्टी है, लेकिन पहले जो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन था। तो वो सेशन करती थी, ये सेशन हमने मॉडर्न इंडिया में पढ़ना है, तो बहुत सारे सेशंस करती थी। उन्हीं में से एक सेशन था 1931 का कराची सेशन, ठीक है। उसमें डिमांड किया गया था बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कि हमको कुछ जो बेसिक राइट्स है वो भी हमको दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक शॉर्ट हम इंट्रोडक्शन देखें कि यूएसए से लिया गया है और 1931 के कराची सेशन में भी इसका डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, अब देखते हैं कि कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18 5 टाइप्स के आपको राइट टू इक्वालिटी मिले हुए हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो है राइट टू लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। कितने तरह का लिबर्टी मिला हुआ है इसको भी हम देखेंगे एक एक करके। आर्टिकल है इसके लिए 19 to 22। अब यहाँ पर देखिए 19A को एबॉलिश कर दिया गया 44th अमेंडमेंट में, ठीक है। 19A क्या था? 19A का जो आर्टिकल था और 31 एक आर्टिकल है, दो चीज को खत्म कर दिया गया कब? 44th अमेंडमेंट, जो 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, उसमें दो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको खत्म किया गया है। कौन? 19A और 31। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और आप बना सकते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब देखिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या ये फंडामेंटल राइट है? क्या ये लीगल राइट है? क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? तो किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 44th अमेंडमेंट में ये 19A
एंड 31 को ख़त्म कर दिया गया था और उसको एक 300A आर्टिकल में एक लीगल राइट बना दिया गया था। देखिए आर्टिकल यहाँ भी था, आर्टिकल यहाँ भी था, लेकिन ये पार्ट 3 से हटा करके इसको एक नॉर्मल आर्टिकल बना दिया गया 300A, तो ये एक लीगल राइट बन गया। ठीक है, तो डिफरेंस आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स, या फिर कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही है कि जो जिनको जगह मिला हुआ पार्ट 3 में वही फंडामेंटल राइट्स है, बाकी जो है लीगल राइट्स है। ठीक है, तो देखिए वो कौन सा राइट था, द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी हिंदी में बोले तो ये होता था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, एक्वायर यानी कब्जा करने का, होल्ड यानी उसको रखने का, डिस्पोज करने का ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो राइट था संपत्ति का अधिकार, किसी जमाने में ये 19A एंड 31 के अकॉर्डिंग ये एक फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, लेकिन 44वां जो संशोधन हुआ 44th अमेंडमेंट 1978 में, तो उसको फंडामेंटल राइट से निकाल करके लीगल राइट बना दिया गया। क्यों, आप देखेंगे प्रीवी पर्स जो रूल आया था, बहुत सारे लोग संपत्ति रखे हुए थे। अब संपत्ति जैसे रखे हुए हैं, जो प्रॉपर्टी होल्ड करके रखे हुए थे, ठीक है, उसको वो दे नहीं रहे थे किसको, गवर्नमेंट को, जो एक्सेस प्रॉपर्टी थी। तो जब तक वो फंडामेंटल राइट में था तब तक आप उसको सुप्रीम कोर्ट में, कहीं किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप देखेंगे ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो गवर्नमेंट को वीक करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के पावर को कम करती है और सिटीजन के पावर को बढ़ाती है। तो जब वो प्रॉपर्टी वाला राइट एज अ फंडामेंटल राइट सिटीजन को मिला हुआ था, तो उनके प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती थी। लेकिन जब उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी के राइट को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में डाल दिया गया, तब गवर्नमेंट फिर जो नॉर्मल सिटीजन थे उसके प्रॉपर्टी में अमेंड कर सकती थी, और फिर किया भी था, प्रीवी पर जो रूल आया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19A ये दोनों को डिस्क्लोज किया गया था। ठीक है, तो राइट टू लिबर्टी, अब इसमें देखिए 4 तरह की लिबर्टी, इसको हम बात करेंगे अभी। 19 आर्टिकल 19 से 20 और 22। थर्ड जो फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके लिए आर्टिकल है 23 एंड 24। ठीक है, फोर्थ जो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए रिलीजन के लिए भी मैंने बताया था ना, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो सेकुलरिज्म क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा सेकुलर है, और यहाँ पर आपको भी देखो सेकुलर होने का चांस दिया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 आर्टिकल है। फिफ्थ जो फंडामेंटल राइट्स है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कुछ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट भी दिया है, उसके लिए आर्टिकल है 29 to 30। ठीक है, आर्टिकल 31 को तो एबॉलिश कर दिया गया, मैंने बताया था कौन सा अमेंडमेंट, 44, ये याद रखना 44। आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट जो 6 है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ एक्सप्लोटेशन हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कुछ रीट्स निकालता है, रीट्स जारी करता है 5 टाइप्स के, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन टू इंडियन सिटीजन एंड सम अदर सिटीजन। देखिए राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी दवाई है, ये दवाई, रेमेडी यानी क्या होता है, दवाई। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई चाहिए तो आपको राइट दिया गया। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है आपके फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, तो कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं, और उसके इसी पावर के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जो है जारी करती है लोअर कोर्ट को और बहुत सारे एजेंसीज को। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आप देखिए इसी टॉपिक में कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको हमको जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि केवल रट लिए 14 से 18 आर्टिकल ये है, 23 से 24 ये है, 25 से 28 ये है, 29 से ये। तो नॉर्मल एग्जाम, वनडे एग्जाम में आप ये कर सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी में क्या है, आपको एक एक को जानना पड़ेगा, एक एक को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, गहराई में जानना पड़ेगा कि क्या था, कैसे था, थोड़ा सा एक स्टेप आपको ज़्यादा जानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एक एक जो राइट्स है उसको डिटेल में।
देखिए, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, इक्वल इक्वल करना है, किनको इक्वल करना है, सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइप से इक्वल करने की कोशिश की गई है आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 14 में बोला गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। लॉ यानी होता है कानून, कानून के समक्ष, कानून जो लॉ होता है, लॉ के सामने, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी आप देख सकते हैं कि प्लेस ऑफ बर्थ का हो, सभी के लिए एक लॉ चलेगा, ठीक है। एक्सेप्शन बोल सकते हैं, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये चल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ अभी पार्शियल है, ठीक है। अभी आप देखेंगे रिलीजियस कुछ कुछ रूल्स है वो अलग अलग लोगों के अलग अलग चलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लाने की कोशिश की जा रही है ताकि सभी के लिए एक ही रूल चले। अभी क्या करते हैं, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ तो दिया गया, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजंस है जहां पर रूल्स अलग काम कर जाते हैं, ठीक है। तो अभी उसी को बोला जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि जो लॉ है सभी के लिए एक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आप देखेंगे जैसे जो अभी जो भी कानून है, जो भी आप देखेंगे कोई क्राइम करता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये कौन सा रिलीजन का, उसमें ये देखा जाता है कि उसका क्राइम क्या है ना। तो आप देखेंगे अभी जो भारतीय नागरिक संहिता जो आई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य नियम जो नया किया गया BNS IPC का नाम चेंज करके, तो उसमें देखेंगे जो भी लॉ बने हुए हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी लॉ है उसमें आप देखेंगे कि उसमें जेंडर स्पेसिफिक लॉ नहीं है ना। हालांकि अपने जो रिलीजियस लॉ है वो अलग चल रहे हैं, वो तो पर्सनल मैटर है, कुछ कुछ जो पर्सनल चीज़ें होती है जो सोसाइटी की, जैसे आप खाप पंचायत वगैरह देखते हैं कि कुछ कुछ फैसले जो हैं वहीं कर दिए जाते हैं, तो वो जो लॉ है वो अलग है। लेकिन जनरली आप देखेंगे कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसमें ये बोला गया है कि सभी जो सिटीजन्स होंगे इन इंडियन कंट्री वो लॉ के अकॉर्डिंग समान होंगे, ठीक है, सेम होंगे। दूसरा देखते हैं आर्टिकल नंबर 15, इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे, या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, या रेस के आधार पे, ठीक है। आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता? स्टेट। स्टेट मीन्स क्या होता है यहाँ पर? गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें आप देख लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये सब आ जाते हैं। स्टेट बोला गया है, इसमें मैंने बताया था ना कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट है उसको स्टेट से स्टेट बोल करके डिफाइन किया गया। तो स्टेट जो है किसी भी नागरिक के साथ रिलीजन के आधार पर कि ये हिंदू है तो इसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये मुस्लिम है तो हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, या ये एक सिख है तो हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा नहीं कर सकती। जेंडर के अकॉर्डिंग भी नहीं कर सकती, सबको इक्वल माना गया, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कि जैसे कोई शहर में पैदा हुआ है तो हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जो कोई गांव में पैदा हुआ है तो उसको हम प्रायोरिटी ना दें, ऐसा नहीं कर सकती। कौन? गवर्नमेंट। तो ये देखिए किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। आर्टिकल नंबर 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी क्या होता है? जॉब, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं कि इंडिया के सभी सिटीजन को इक्वल मौका मिलेगा। किसी भी जॉब अगर निकलता है स्टेट में, है ना, प्राइवेट में तो हम नहीं बोल सकते। प्राइवेट में आप देखेंगे कि कभी कभी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वगैरह वगैरह कर करके अपने अकॉर्डिंग वो चला सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टेट या गवर्नमेंट जॉब निकलती, वहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेशन फिर से नहीं कर सकते कि किसी एक रिलीजन का है तो हम उसको जॉब दे दें, या किसी एक जेंडर का है तो जॉब दे दें, किसी एक कास्ट का है तो जॉब दे दें, ऐसा नहीं होता, नहीं कर सकती, ठीक है। एक्सेप्शनल देखेंगे SC ST OBC और जो भी रिजर्वेशन है वो एक्सेप्शन है ऑफ दिस लॉ के, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आप देखेंगे कि SC ST OBC जो हमारे क्लास है उनके साथ पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हो रहा था, तो इनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया था। ये एक्सेप्शनल केस हो सकता है, अपवाद हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत जिसको बोलते हैं, एबोलिशन। अब देखिए
हमने लॉ के अकॉर्डिंग सिटीजन को इक्वल कर दिया, रिलीजन के आधार पे भी कर दिया, उनको नौकरी भी दे दी, लेकिन फिर भी आप देखेंगे छुआछूत बहुत चल रहा था, अनटचेबिलिटी बहुत चल रही थी। उस समय देखा भी गया था कि हालांकि कुछ जो लोअर क्लास के लोग हैं वो मेहनत से अपर क्लास तक पहुंच तो जा रहे हैं, ऑफिस में पहुंच भी जा रहे हैं, लेकिन अनटचेबिलिटी बहुत हो रही थी, छुआछूत बहुत हो रहा था कि अगर एक हाई क्लास का कोई आदमी है, अगर छोटे पोस्ट पे है, और अगर लोअर क्लास का कोई पर्सन है वो अपनी मेहनत से अपर पोस्ट पे पहुंच जाता है, तो भी आप देखेंगे कि लोअर जो कास्ट के लोग थे वो कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी को फॉलो करते थे और छूते भी नहीं थे। ठीक है, तो ये भी रखा गया था फंडामेंटल राइट में, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि छुआछूत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, जो स्पेशल नियम दे दिया जाता था राज्य सरकार की तरफ से। अंग्रेजों के समय में ये बहुत चलता था कि अपने खास आदमी को अपना नाम दे दिए या फिर अपने खास आदमी को कुछ अलग से पहचान दे दिए, तो उसको फंडामेंटल राइट में ख़त्म किया गया, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भेदभाव आता है। जैसे 5 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, सरकार जो है आप देखेंगे 5 आईएएस हैं, अगर आईएएस का आप तैयारी कर रहे हैं तो जैसे 5 आईएएस है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक आईएएस को आप देखेंगे खास कुछ नाम दे दे अपने तरफ से, हालांकि अवार्ड दे सकती है, उसको वो टाइटल के रूप में यूज़ नहीं कर सकता है ना। जैसे 5 आईएएस है, किसी एक आईएएस को बोल दिए अपना खासम खास आईएएस है ना, तो वो नहीं बना सकती। हालांकि चीफ सेक्रेटरी वगैरह वो बना सकते हैं, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी अलग है, उसको अपने टाइटल के रूप में यूज़ नहीं कर सकता कि मेरे को कुछ वीआईपी आईएएस का टाइटल दे दिया या फिर एकदम कुछ फास्टेस्ट आईएएस का टाइटल, तो ये नहीं दे सकती। 5 अगर आईएएस काम कर रहे हैं तो उसको 5 को इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अवार्ड वो दे सकती है अपने तरफ से, जिसको वो टाइटल में यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, अच्छे काम के लिए 1 वर्ष के लिए दिया बस, उसको फिर भूल जाओ। अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को ये टाइटल ही मिल गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए एबोलिशन ऑफ टाइटल मतलब स्टेट किसी भी, ये तो आईएएस मैंने एक पोस्ट बताया, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप देखेंगे कि स्पेशल जो टैग है वो नहीं दे सकती, टैग नहीं दे सकते। ठीक है, अब देखिए फॉर स्टेट नॉट फॉर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आप देखेंगे विश्वविद्यालय वगैरह, तो वो आप देखेंगे टाइटल देते रहती है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड बहुत सारे जैसे टाइटल देती है, अवार्ड देती है, तो यूनिवर्सिटी दे सकती है, लेकिन स्टेट जो है सरकार है वो नहीं दे सकती। ठीक है, तो इसी तरह से हमको देखिए पढ़ा हमने एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, अब इसी को ही डिटेल में हमको देखना है पूरे, चाहे आप इसको सर्च कीजिए, चाहे आप इससे क्वेश्चन बनाइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाइए जिससे बहुत सारे पेज फंस सकते हैं। थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और वहीं घूमते रहता है बात, लेकिन हम पढ़ करके निकल जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है यूपीएससी के तो हमको ऐसा लगता है कि हमने ये पढ़ा नहीं है। और यूपीएससी में इसको पढ़ा भी नहीं जा सकता, इसको सोचा जा सकता है। अब देखिए कोई भी टीचर क्या है आपको इतना बता देगा, लेकिन वो सोचोगे कैसे ये नहीं बता पाते। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे जो कोचिंग्स है उसमें हज़ारों हज़ार को स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन हो सिलेक्शन किसी किसी का पाता है। तो अब ये सोचने का पावर कहाँ से आएगा, आपको टेस्ट सीरीज से आएगा। टेस्ट सीरीज में ये केस स्टडी होता है, केस स्टडी मतलब कितने केसेस आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप एबल हो जाते हैं, फिर नया सिचुएशन आता है तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये आर्टिकल 18 में बोला गया कि स्टेट कोई भी, अब देखिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री ये तो देती है गवर्नमेंट है ना, प्रेसिडेंट जो है वो देते ही हैं। आप देखेंगे भारत रत्न मिलता है, तो ये इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि आप देखेंगे इनको टाइटल के फॉर्म में यूज़ नहीं करता, यूज़ नहीं कर पाओगे आप। एक ये अवार्ड है, ये टाइटल नहीं है कि आपको भारत रत्न जो, हालांकि आप देखेंगे नेचर में हम भारत रत्न बोल देते हैं उनको, लेकिन वो एक अवार्ड है ना कि टाइटल है कि वो मेरा खास आदमी, जैसे भारत रत्न जिनको मिल गया वो मेरा खास आदमी नहीं हो सकता, ऐसा गवर्नमेंट दावा नहीं कर सकते। ठीक है, भारत रत्न क्या होता है, एक अवार्ड हो सकता है कि उनके अच्छे काम के लिए हम देते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का टाइटल यूज़ नहीं किया जा सकता है ना, इसको समझना पड़ेगा। अवार्ड एंड टाइटल, टाइटल लेने क्या होता है कि हम उसको एक स्पेशल टैगलाइन दे दें कि वो हमारे लिए अब खास बन जाए, ऐसा नहीं दे सकती, वो एक अवार्ड के रूप में दिया जाता है। बाकी ऐसे आप देखेंगे कि 5 आईएएस है तो 5 में से एक अवार्ड नहीं दिए, मतलब स्पेशल नाम उसको या स्पेशल टैग नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये देखिए, और भी हम जब एडवांस स्टडी पढ़ेंगे तो इसको डीप में पढ़ेंगे, अभी तो हमको बेसिक स्टडी में धीरे धीरे समझते जाना है। तो दिस वाज द 5 टाइप्स ऑफ राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समानता, और जाति धर्म नस्ल के समक्ष समानता, और लोक नियोजन के अवसर में समता,
एंड अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत, इस तरह से हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो होता सब कुछ सेम ही है, मीडियम का कोई बैरियर नहीं आना चाहिए, दोनों मीडियम आप लेते चलिए। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट टू लिबर्टी। अब देखिए, जो सेकंड फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल इसके लिए 19 to 22। इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, है ना। देखिए, धीरे धीरे वन डे बाय डे आप देखेंगे कि जितने हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसको पढ़ तो रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम टॉपिक्स को कई एंगल से उसको सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और यही जो है यूपीएससी जो एग्ज़ाम है उसके पढ़ने का जो एक तरीका हो सकता है। ठीक है, आपको केवल लर्न नहीं करना है, आपको उसमें सोचने की कोशिश करना है। अब ये जो सोच है वो किसी भी बुक में डिफाइन नहीं, ठीक है, या किसी भी कोचिंग वाले आपको इस तरह से एबल नहीं बना सकते। इसको आपको एक तो पहला स्टेप है कि आपको उसको जानना पड़ेगा, दूसरा उसको फिर खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब सोचेंगे कैसे आप? टेस्ट सीरीज से डिस्कशन से। इसीलिए आप देखेंगे जितना आप डिस्कशन करेंगे, जितना आप उससे रिलेटेड न्यूज़ में पढ़ेंगे, और जिस तरह से आप एक माइंडसेट तैयार कर लेंगे अपने यूपीएससी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, तब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे ना। उस तरह का माइंडसेट बनाना है, उस सिलेबस को पढ़ना है और माइंडसेट बनाना है सोचने का। ठीक है, यही जो रास्ता है वो यूपीएससी के क्वेश्चंस का होता है। तो देखिए, अब जो सेकंड जो राइट है, राइट टू लिबर्टी, इसमें देखिए कि हर एक जो आर्टिकल है उसमें बहुत तरह के लिबर्टी दिए गए। ठीक है, तो एक एक आर्टिकल को हम डीप में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 19 है, उसमें ABCDEFG 7 टाइप्स का था, जिसमें आप देखेंगे F जो है राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये तो डिलीट कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए बाकी जो राइट थे उसमें क्या क्या है। सबसे पहले 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आप कोई भी बात बोल सकते हैं फ्री होकर के। ठीक है, आप देखेंगे कि जो पार्टीज है, अपोजिशन पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, नेता जो है एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ठीक है, वो कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप यूनियन जो इंडिया है इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप पार्टी को आप कर सकते हैं, जो रूलिंग पार्टी है उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आप देखेंगे पहले आप अंग्रेजों के खिलाफ बोल नहीं सकते थे, अपोज में बोल नहीं सकते थे, आपको जेल हो जाता था। ठीक है, लेकिन वही देखा गया कि आखिर गवर्नमेंट ये जो राइट्स दिए गए ना, जो आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए, ठीक है, ये अंग्रेजों का टाइम में नहीं थे। तो ये ऑब्जर्व किया गया, वही हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनके जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उनके मेंबर्स ने ये देखा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, बीजी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ऑटोक्रेसी की तरह काम कर रही थी, और कौन से ऐसे फैक्टर है जो इंडियन सिटीजन को दिए जाने चाहिए। तो ये तो पहले ही उनके सामने क्लियर था। आप देखेंगे 200 साल तक राज किया था उन्होंने, तो उस समय से पूरे ऑब्जर्व किया। ना केवल उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, बल्कि अपने जो पास्ट हिस्ट्री था उसको भी देखा कि कौन से ऐसे ऐसे रूल्स थे जिससे अंग्रेज जो है हमका एक्सप्लोटेशन करते थे इंडियन सिटीजन का। तो यही देखा गया कि कोई भी गलत बात होता था तो भारतीयों को, इंडियन सिटीजन को ये राइट्स नहीं था कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सके। मींस गवर्नमेंट मींस आप समझ जाइए कि उनके पर्सन के अगेंस्ट बोल सके। तो ये एक्सप्रेशन दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कोई भी स्पीच दे सकते हो, और एक्सप्रेशन का ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट यानी ये स्टेट भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, बी देखेंगे असेंबल पीसफुली एंड विथआउट आर्म। आप देखेंगे जलियांवाला बाग, वहां पर भी वो इकट्ठा हुए थे। आप देखेंगे साइमन कमीशन का जब अपोज किए गए थे इन द बॉम्बे में, वहां पर भी आप देखेंगे कि पीसफुली और विदाउट आर्म वो असेंबल हुए थे। लेकिन गवर्नमेंट जो है उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय असेंबल होने ही नहीं देती थी, और वो अपनी बात को रख ही नहीं पाते थे। तो ये फील हुआ ऐसा का जो ड्राफ्टिंग कमेटी की थी कि जो इंडियन सिटीजन है आफ्टर इंडिपेंडेंस वही पिक्चर नहीं दोहराया जाना चाहिए। तो दूसरा अधिकार उन्होंने दिया असेंबल पीसफुली, यानी शांतिपूर्ण आप इकट्ठा हो सकते हो
और विथआउट आर्म, बिना आप हथियारों के, है ना, हथियार के बिना आप सभा कर सकते हो, ये इसका मतलब होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपने देख लिया, फ्रीडम यानी क्या होता है यहाँ पर भाषण देने का और अपनी बातों को रखने का आज़ादी, असेंबल यानी इकट्ठा होने का, पीसफुली एंड विथआउट आर्म बिना हथियारों के, और उसके साथ सी देखिएगा फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। अगर आप पीसफुली, देखिए आप भाषण देते हैं, आप असेंबल होते हैं, उसके साथ अगर आपको लगता है कि यूनियन भी बनाया जाना चाहिए, हमेशा बार बार मिलना चाहिए, तो आप फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और यूनियन ये भी बना सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे यूनियन पर बैन लगा दिया था। हालांकि कुछ वहाँ पर देखिएगा आर्म्स के साथ यूनियन बनते थे, कुछ विदाउट आर्म बनते थे, लेकिन उन्होंने सभी पर बैन लगा दिया था। तो उससे क्या होता था, इंडियंस अपनी बात गवर्नमेंट तक नहीं रख पाते थे। तो यही जो राइट है वो इंडियन सिटीजन को दिया गया, फॉर्म एसोसिएशन या यूनियन आप बना सकते हैं। डी देखेंगे, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहीं भी आप देखेंगे स्टेट, चाहे आप साउथ से नॉर्थ चले जाइए, ईस्ट से वेस्ट चले जाइए, सेंट्रल से नॉर्थ चले जाइए, कहीं भी आप मूव कर सकते हैं, वो फ्रीडम दिया गया है इन द डी में। ई में देखेंगे रिसाइड एंड सेटल। मूव यानी क्या होता है, यहां से वहां फ्रीली यानी आजाद तरीके से जा सकते हैं। रिसाइड यानी होता है कि आप देखिए कि रह सकते हैं, एंड सेटल यानी वहां पर परमानेंट भी बस सकते हैं। इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी किसी भी भारत के कोई भी भाग में आप देखेंगे रह सकते हैं। हालांकि इसका एक्सेप्शन जम्मू कश्मीर था, वहां पर लोग प्रॉपर्टी नहीं ले पाते थे, लेकिन अब जब वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया है, तो वहां भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं। मतलब सारा स्टेट अब इक्वल हो गया, आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं एंड सेटल हो सकते हैं। ठीक है, एफ तो डिलीट कर दिया गया था। जी देखिए, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी ये नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, राजा का बेटा राजा वाला खत्म हो गया, कोई भी प्रोफेशन कोई भी चुन सकता है। और टू कैरी और एनी एक्यू ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इतने तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो इस तरह के देखेंगे 6 तरह का जो है 19 में ही दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 19 में ही 6 टाइप ऑफ लिबर्टी has been given to Indian citizen। अब देखते हैं हम आर्टिकल 20। देखिए अब आर्टिकल 20, उसमें भी लिबर्टी दिए गए है ना। 19 में आप देखेंगे इंडिविजुअल लिबर्टी के बहुत सारे यहाँ पर बात की गई थी, 6 टाइप की। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, प्रोटेक्शन यानी बचाव किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन में क्या होता है, कबूल करना, स्वीकार कर लेना, ऑफ ऑफेंस यानी कोई भी आप गलती करते हो, गुनाह करते हो, ठीक है, और उसको आप कन्विक्ट कर लेते हो, यानी कि आप मान लेते हो, एडमिट कर लेते हो अपने ऑफेंस को, कि जैसे आप देखेंगे कोई भी क्रिमिनल वगैरह है वो मान लेते हैं कि हाँ मैंने किया। ठीक है, तो उनको भी कुछ लिबर्टी दी गई है। अब वो क्या लिबर्टी, आप देखिए आर्टिकल 20 में ये प्रोटेक्शन दिया गया। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोला गया, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, दोष यानी क्या होता है कि हाँ भाई उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, मतलब उसको अपराधी मान लिया गया, तो भी क्या संरक्षण यानी क्या उसको प्रोटेक्शन दिया गया। ठीक है, तो देखिए कभी कभी इंग्लिश से समझ आता है, हिंदी में कॉम्प्लिकेटेड भाषा हो जाता है, तो हमको दोनों को मिक्स करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बोला गया, रेस्ट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। अब ये देखिए रेस्ट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, ये इस वर्ड का मीनिंग ये होता है कि करंट, ठीक है, करंट अफेयर्स बोल सकते हैं। ठीक है, जब क्रिमिनल जो है, जो अपराधी है, क्राइम करता है, ठीक है, उस समय जो रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको है, आप देखेंगे कि उसको सजा मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे BNS है। ठीक है, BNS यानी भारतीय न्याय संहिता। अभी मान लो कोई चोरी करता है बहुत बड़ी, तो अभी जो रूल होगा उस चोरी के लिए जो उसको सजा मिलेगी वही मिलेगा। अब देखिए IPC पहले था, IPC पहले होता था, आगे असल के आगे इसको और भी अगर कोई कानून बदल दिया जाता है, तो ऐसा नहीं कि अभी जिसने चोरी किया उसको IPC में मान लो कोई और धारा रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग अब ये सज़ा नहीं दिया जा सकता, या फिर आने वाले कोई क्या रूल बनता है उसमें सज़ा नहीं दिया जा सकता। जो अपराधी जब सज़ा जो भी क्राइम किया है उस समय जो कि BNS बोलता है उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा दिया जाएगा, ना उससे पहले कोई लॉ बना है उसके अकॉर्डिंग, ना बाद में आने वाले लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। तो आप देखेंगे बहुत सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख पे तारीख मिलती है ना, वो इसीलिए मिलती है क्योंकि
कई तरह के तो क्राइम आने लग गए। अब क्राइम के लिए उस समय क्या रूल है उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दिया जाता है, तो इसीलिए टाइम लग जाता है। तो देखिए रिस्ट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, यानी आप देखेंगे करंट अफेयर्स, आप इसको अगर शॉर्ट में याद रखेंगे तो करंट अफेयर्स CAP बोल सकते हैं, करंट अफेयर्स पनिशमेंट। ठीक है, कि जो अभी क्रिमिनल किया उस समय जो रूल है उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दिया जाएगा, ना उसके पहले क्या रूल था उसमें और ना आने वाले जो रूल बनने वाला है उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दिया जाएगा। दूसरा क्या बोला गया है, डबल पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस ये नहीं दिया जा सकता। मतलब अगर एक बार वो चोरी किया है तो ये नहीं कि उसको 6 महीने के लिए अंदर कर दिए, मान लो किसी क्राइम में 6 महीने का जेल होता है, ठीक है, फिर वो छूट के आया फिर उसको 6 महीने के लिए कर दिए, फिर 6 महीने के लिए कर दिए, ऐसा नहीं है। एक बार अगर उसने ऑफेंस किया तो उसको एक ही बार सजा दिया जा सकता है, दोबारा नहीं। मतलब एक बार सजा देने के बाद वो खत्म हो जाता है। तीसरा अगर देखेंगे कंपल्सन टू गिव सेल्फ इंक्रिमिनेटरी एविडेंस। ठीक है, अब यहाँ पर दबाव नहीं डाला जा सकता कि अगर मान ले देखेंगे कि अगर कोई क्राइम करता है, अगर खुद के खिलाफ वो गवाही दे देता है तो पुलिस तो मान लेती है कि ठीक है, पुलिस के पास अगर आप बोल दोगे तो ठीक है। वही बात अगर आप कोर्ट में बोलोगे तो कोर्ट में खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते। आप देखेंगे आपको अगर गवाही भी देता है, कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो कुछ ना कुछ प्रूफ मिल जाता है। ठीक है, जैसे कोई किसी को मारता है तो कुछ वेपन मिल गया या फिर कुछ ब्लड एविडेंस मिल गया या कुछ एविडेंस मिल गया, वही काम आता है। हालांकि वो खुद भी बोलेगा कि मैं ही मारा हूं, लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है या प्रूफ नहीं है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ये भी यहाँ पर देखिएगा फंडामेंटल राइट दिया गया, क्योंकि आप पहले देखेंगे कि पहले जो अंग्रेज थे वो अपने खिलाफ गवाही दे दे के उसको अंदर कर देते थे, मतलब इंडियन सिटीजन्स को पनिशमेंट दे देते थे, यहाँ पर हैंग टिल डेथ यानी फांसी भी दे देते थे। ठीक है, तो वो सब देखा गया। आने वाले समय में हो सकता है सरकार भी ऐसा नीति अपनाए और इंडियन सिटीजन को दबा दे। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मास्त्र जो बोला गया है फंडामेंटल राइट्स को, वो कोई आम बात नहीं है। ठीक है, हालांकि हम देखते हैं कि हमारे रीजनल जो धार्मिक किताब है वो भी हमको अधिकार दिए हुए हैं इस तरह के, लेकिन जो कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमको बहुत सारा राइट दिया गया है, लेकिन उसको हम जानते नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, तो हमको देखना चाहिए। तो देखिए 3 टाइप्स का यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी जो भी अपराधी होता है उसको 3 तरह का यहाँ पर स्वतंत्रता दिया गया है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21। देखिए अब आर्टिकल 21 देखते हैं ना, आर्टिकल 21, इसमें भी कुछ लिबर्टी की बात की गई है। तो अब ये देखते हैं कि किस तरह की लिबर्टी बताई गई है। ठीक है, तो देखिए नो पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति सेल्फ डिप्राइव्ड, कोई भी व्यक्ति जो है उससे छीना नहीं जा सकता क्या, ऑफ हिज लाइफ यानी उसकी जिंदगी, और पर्सनल जो है लिबर्टी, पर्सनल निजी, यानी यहाँ पर देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, भारी भरकम वर्ड होता है। एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब किसी भी व्यक्ति से आप उसका लाइफ या फिर उसका पर्सनल जो है लिबर्टी यानी निजता का अधिकार, जो बोलते हैं ना निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, अधिकार यानी क्या होता है, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, एक बार आया था ये यूपीएससी के क्वेश्चन में प्री में, राइट टू प्राइवेसी है ना, आर्टिकल 21 में ये होता है, ये याद रखिएगा। राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, पर्सनल जो लिबर्टी है वो, एक्सेप्ट जब तक कोई गवर्नमेंट जो है रूल नहीं बनाती है कोई स्पेशल, उसके अलावा कभी भी उसके पर्सनल लाइफ को यानी उसको मौत का सजा दे देना या फिर उसके ज़िंदगी को ले लेना ये नहीं कर सकती, और ना ही पर्सनल लिबर्टी। अब ये देखिए कोर्ट में बहुत सारे मामले फंसते जाते हैं कि वो घर में कुछ देखता है तो क्या देखता है, किसी को कुछ बोलता है तो क्या बोलता है, सोचता है तो क्या सोचता है, पर्सनल लिबर्टी। अब लाइफ तो चलिए ठीक है कि उसको मौत का सजा नहीं दिया जा सकता, ठीक है, मतलब उसका किसी भी तरीके से उसको डेथ नहीं दिया जा सकता, लेकिन पर्सनल लिबर्टी क्या क्या हो सकती है डिफाइंड नहीं है। अब डिफाइंड नहीं है तो आप देखेंगे कोई भी केस लेकर के लोग इस आर्टिकल को लेकर के चले जाते हैं कि ये हमारा राइट टू प्राइवेसी है। जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 377 में जो बॉयज़ का आप देखेंगे मैरिज होने लगा था, गर्ल का मैरिज होने लगा था, तो यही वहाँ पर जो प्रूफ दिया गया कि वो राइट टू प्राइवेसी है, मतलब वो प्राइवेट में कुछ भी करें वो लीगल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत होता है कि आप
कहाँ तक राइट टू प्राइवेसी दे सकते हैं ना। अगर आप ऐसे प्राइवेसी देते जाएंगे तो आप देखेंगे हर सिटीजन का अपने अपने डिज़ायर्स हो सकते हैं, वो डिज़ायर्स कहाँ जाके रुकेगा, और उनके जो पर्सनल डिज़ायर है वो सोशल कहीं रूल्स को ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सबको जज को देखना पड़ता है, जो सुप्रीम कोर्ट है उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब जा करके वो कोई डिसीजन देते हैं, इसीलिए उनको टाइम लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक तरफ वो गवर्नमेंट को भी अधिकार देती है, गवर्नमेंट को भी पावर दे रखी है, एक तरफ सिटीजन को भी दे रखी है, तो दोनों को बैलेंस कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट देखिएगा कि एक प्रकार का बहुत बड़ा लीगल आप देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल 21 में दिया गया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, कोई भी पर्सन से छीना नहीं जा सकता उसका लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये बोला गया है आर्टिकल 21 में। ठीक है, आप देखिए गहराई से पढ़ते जाइए ना, यूपीएससी में टॉपिक्स कम पढ़ना है लेकिन उसमें सोचना ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए दो कंट्री हम लेते हैं, एक लेते हैं यूएसए क्योंकि यहीं से हमारा फंडामेंटल राइट लिया गया है, और एक लेते हैं हम इंग्लैंड। ठीक है, अब यूएसए के कोर्ट को ये पावर है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि अगर कोई देश का कोई सरकार है, गवर्नमेंट है यूएसए में, है ना, यूएसए में अगर गवर्नमेंट है वो किसी भी व्यक्ति के लाइफ को या पर्सनल जो लिबर्टी उसको लेती है बिना प्रोसीजर या लॉ बनाए, तो उसको इनवैलिड कर देता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए का पावर काफ़ी ज़्यादा है ना, लेकिन वहीं आप देखेंगे इंग्लैंड के जो कोर्ट है उसको कोई पावर नहीं है। अगर कोई वहाँ का गवर्नमेंट है इंग्लैंड का, वो अगर किसी भी व्यक्ति का जो लाइफ को या फिर प्राइवेसी को ले रही है तो उस कोर्ट जो उस रूल को इनवैलिडेट नहीं कर सकता, है ना। आप देखेंगे इसीलिए इंग्लैंड में किसी को भी कुछ भी सजा दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब इंडिया की बात कर लें कि इंडिया किसको फॉलो करे, यूएसए को फॉलो करे या इंग्लैंड को। तो इंडिया वाले ने क्या किया, इंग्लैंड को फॉलो किया, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है इंग्लैंड को फॉलो किया गया, लेकिन यहाँ पर एक नया इंक्लूड कर दिया कि द नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये पावर दे दिया गया कि अगर मान लो सरकार किसी का लाइफ ले रही है, किसी को सजा दे रही है, मौत का सजा या कुछ भी, या उसके प्राइवेसी को हर रही है, प्राइवेसी को, जैसे आप देखेंगे राइट टू प्राइवेसी, जैसे मोबाइल का डाटा वगैरह, आप देखेंगे गवर्नमेंट चाहे तो हमारे जो पर्सनल बातचीत है या फिर पर्सनल जो भी चैट्स हैं वो सब ले सकती है, अगर उसको ऐसा लगता है कि ये देश के कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी उसको खतरा हो रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ कोर्ट को उतना पावर नहीं है कि वो इनवैलिडेट कर दे, लेकिन हाँ कोर्ट को बीच में रखा गया कि कोर्ट सरकार से, गवर्नमेंट से ये पूछेगी कि आप रूल बनाया है या नहीं बनाया है, किस रूल के तहत आप उसके लाइफ को या उसके पर्सनल चॉइस को ले रहे हैं, मतलब मीडिएटर का काम किया गया है। और यहाँ पर ये बोल दिया गया कि द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर इसको ब्रेक कर रहा है तब आप उसको इनवैलिड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ गवर्नमेंट जो है बिना रूल बनाए किसी का लाइफ या फिर राइट टू प्राइवेसी अगर ले रही है, तो आप हाँ केवल उससे प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने कौन से रूल के अकॉर्डिंग ये किया है। ठीक है, इतना है। और अगर वो रूल नहीं बता पाती तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अब ये देखिए नेचुरल जस्टिस एक अलग चीज है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में, है ना। तो नेचुरल जस्टिस को अगर ब्रेक करता है तब वो इनवैलिडेट कर सकती है किसको, रूल को। तो मेन जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो है 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, यानी कोई भी जो लोग है उसके जो लाइफ है उसको गवर्नमेंट नहीं ले सकती बिना कारण बताए। जैसे कि मौत की सजा आप देख लीजिए, मौत के सजा का पूरा आपको डेफिनेशन मिलेगा कि अगर ये इस तरह से मारता है तो उसको इस तरह से फांसी लिया जाएगा, है ना। किसी भी व्यक्ति को फांसी नहीं दे पाएंगे, जैसे कि अंग्रेज के गवर्नमेंट करते थे, कोई खिलाफ बोल रहा है सरकार के उसको फांसी पे लटका दो, किसी को भी फांसी पे टांग दो। तो ऐसा नहीं, आपको बताना पड़ेगा कौन से जस्टिस है, कौन सा रूल है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आर्टिकल 21A, इसको बाद में जोड़ा गया है 80th अमेंडमेंट 2002 में, द राइट टू एजुकेशन। ये मैंने बताया था कि राइट टू एजुकेशन पहले लीगल हुआ करता था, फिर बाद में इसको फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर दिया गया। तो राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज बिटवीन 6 से 14 साल। ठीक है, 14 साल के प्लस को भी एजुकेशन मिलता है, लेकिन वो आप देखेंगे कि लीगल राइट है। आप देखेंगे उसके लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट तो 6 से 14 साल के लिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये था आर्टिकल 21। अब हम देखते हैं आर्टिकल 22। अब हम देखते हैं आर्टिकल 22। देखिए आर्टिकल
20 में हमने क्या देखा था कि जैसे कोई जो क्रिमिनल है उसको अगर सजा देना है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्रोविज़न थे। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 इन दोनों में ग्रेट रिलेशन है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। दोनों ही किसके लिए है? क्रिमिनल। क्रिमिनल को क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या रिलैक्सेशन बोल सकते हैं, ठीक है, सुरक्षा, अपराधी को कुछ सुरक्षा दिया गया हमारे कानून में, उसके बारे में आर्टिकल 20 और 22 जो भी क्रिमिनल है उनके लिए ये दिया गया, ठीक है, 20 एंड 22। तो 20 तो हमने देखा था कि कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, खुद से आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि अपना गुनाह खुद कबूल करो, और वैसे भी अगर खुद भी आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई भी सरकार जो है या कोई भी पुलिस वाले मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके जो स्टेटमेंट है उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी एज अ प्रूफ नहीं माना जाता है, आपको कुछ ना कुछ एविडेंस देना पड़ेगा। हमने पहले हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 20 के बारे में, ठीक है। डबल पनिशमेंट नहीं मिल सकता कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार कोई क्राइम किया है तो उसके लिए 2 बार 3 बार पनिशमेंट नहीं दिया सकता। जैसे किसी को अगर 7 साल की कैद होती है, फिर वो बाहर आ गया, फिर जो जिसके लिए उन्होंने क्राइम किया था उस व्यक्ति ने फिर से रिपोर्ट कर दिया कि सर ये फिर से बाहर आ गया, फिर से उसको अंदर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने एक बार क्राइम किया, एक बार सज़ा मिली, उसके बाद वो स्वतंत्र हो सकता है, उसके बाद फिर से आप जाकर के जहाँ क्राइम किए हैं वो एज अ नॉर्मल सिटीजन आप ट्रीट किए जाएंगे। ये नहीं कि जिसके लिए, जैसे आपने किसी के यहाँ चोरी की, उसने रिपोर्ट लिखा दिया, एक बार आपको सजा हो गया मान लो 7 साल का, फिर आप बाहर गए, फिर उसी के दुकान में आप कुछ चीज़ लेने चले गए, अब उस आदमी को फिर से गुस्सा आ गया, फिर से उसने रिपोर्ट लिखा दिया, और फिर आप रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते, ठीक है, क्योंकि एक बार उसको सजा मिल चुकी है। तो डबल पनिशमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब देखिए प्रेजेंट पनिशमेंट, यानी जब उसने क्राइम किया उस समय जो रूल था उसके अकॉर्डिंग ही उसको सजा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या रूल बनाते हैं, या पहले क्या रूल था, पहले की गवर्नमेंट अगर कोई और रूल बनाई हो, या फिर आने वाली जो गवर्नमेंट है कोई और रूल बना दे और उसका केस हियरिंग हो रहा है, तो जिस समय उसने क्राइम किया है उस समय बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग ही उसको सजा मिलती है। तो ये बोलते हैं प्रेजेंट पनिशमेंट। तो दिस 3 प्रोविजंस वर इन द आर्टिकल 20 एंड दिस 3 प्रोविजंस आर इन आर्टिकल 20, जो है अभी भी है, पहले भी थे, अभी भी मौजूद है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 22 के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 क्या हमको जो क्रिमिनल्स है उसको प्रोटेक्शन देता है कुछ हद तक। तो देखिए सबसे पहला बोला गया है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विथआउट बीइंग इन्फॉर्म द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। देखिए इसमें बहुत सारे सेंटेंस मिले हुए हैं। इफ यू आर स्टडिंग सेल्फ, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो देखिए बहुत सारे स्टेटमेंट को आपको समझना होगा, इसीलिए आप देखेंगे कोचिंग की जरूरत पड़ जाती है, या फिर आपको इंग्लिश अच्छी कमांड है, या फिर हिंदी अगर मीडियम से पढ़ रहे हैं हिंदी में अच्छा कमांड है, तो आप उस जो स्टेटमेंट है उसके मकसद या उसके जो एम है उसको समझ पाएंगे। और यही होता है पॉलिटी या फिर यूपीएससी के लिए पढ़ना, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम के लिए जो डिफरेंस आता है वो यही आता है कि नॉर्मल एग्जाम में तो आप आर्टिकल 20 क्रिमिनल्स के लिए ये सब याद करके आप जा सकते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल एसेंस, व्हाट इज द एक्चुअल एसेंस ऑफ द आर्टिकल 22, इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है। तो आप देखिए, नो पर्सन, कोई भी पर्सन हु इज अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट किए जाने वाला है, शैल बी डिटेन किया जा सकता है इन कस्टडी विथआउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, यानी अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है तो उसको कारण बताना होगा। आप देखेंगे वारंट, जो आपने कई पिक्चर्स में देखा होगा कि अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ता है, वो वारंट में कारण ही लिखा होता है फॉर सच अरेस्ट, ठीक है। अब देखिए एंड सेकंड प्रोविजन क्या है, कैन बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। अगर उसको मान लो गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप इसको इसलिए नहीं रोक सकते कि वो किसी से कंसल्ट कर सके अपने बचाव के लिए और अपना जो लॉयर है वो चुन सके। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई क्राइम करता है तो बड़े से बड़े जो जिनके 24 लाखों में पैकेज होते हैं एक हियरिंग का, उसको हायर कर लेते हैं ताकि वो बाहर आने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको ये राइट दे चुका है। अदरवाइज आप देखते हैं कि कोई अगर
क्राइम करता है तो उसको ये रोक लगा दिया जाता है कि आप बड़े वकील नहीं ले सकते, आप छोटा मोटा वकील ले सकते हो, तो वो कभी भी बाहर नहीं आते। इसीलिए आप देखेंगे निर्भया केस हो, चाहे कोई भी मोस्ट वांटेड केस हो, चाहे आप कलकत्ता मर्डर केस का देख लें, डॉक्टर का, उसने भी बड़ा से बड़ा वकील हायर कर लिया। मतलब अगर कोई क्राइम करता है तो फिर खेल कौन खेलता है? वकील्स खेलते हैं ना। और वो कौन पावर दे रखा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है। तो देखिए किस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट किया जाना चाहिए और क्यों सिचुएशंस क्राइम पे क्राइम बढ़ रही है, ये धीरे धीरे आर्टिकल्स को जब आप पढ़ते जाएंगे तो आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रखा है कि आप अपने कंसल्ट से उनको कंसल्ट करने से क्रिमिनल को नहीं रोक सकते, जो अभियुक्त होगा उसको नहीं रोक सकते, और वो अपना जो प्रैक्टिशनर है अपने पसंद का वो चुन सकता है। थर्ड प्रोविजन क्या है? अरेस्टेड पर्सन इज टू बी प्रोड्यूस बिफोर नीरेस्ट मजिस्ट्रेट। देखिए नीरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो अरेस्ट किया गया पर्सन है, ठीक है, अरेस्ट किया गया पर्सन है, उसको नीरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अगर उसको अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको नीरेस्ट मजिस्ट्रेट, मतलब पुलिस अपने पास, ऐसा नहीं कि एक बार गिरफ्तार कर ली अब फिर अपना कुछ काम करने लगी 2-3 महीने बाद ले जाएंगे मजिस्ट्रेट के बाद, ऐसा नहीं होता। आपको 24 घंटे के अंदर, इसीलिए आप देखेंगे कितना भी बड़ा क्राइम या क्रिमिनल हो उसको अरेस्ट करते हैं, उसके 24 घंटे के अंदर नीरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। फिर अगर नो सच पर्सन कैन बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड दैट पीरियड, देखिए कोई भी वो जो क्रिमिनल है जिसको आपने गिरफ्तार कर रखा है, अगर विथआउट द अथॉरिटी ऑफ अ मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट साहब अगर आपको परमिशन नहीं देते हैं कि उसको आपको रिमांड में लेना है या नहीं लेना है, तब तक उससे ज़्यादा पीरियड तक आप उसे जो पुलिस है उसको गिरफ्तार करके नहीं रख सकते। या तो उसको बेल मिलेगा या फिर उसको रिमांड में भेज दिया जाता है। रिमांड यानी क्या होता है कि पुलिस वहाँ पर बोलती है कि हम अभी 24 घंटे में हम अपना कुछ नहीं कर पाए, इसके बारे में और पूछताछ करना है सर, हमको थोड़ा और परमिशन दे दीजिए। तो देखिएगा आप जब भी कोई बड़ा क्राइम होता है तो 7 दिन के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए पुलिस के पास भेजा जाता है ना, तो वो होता है रिमांड। तो ये कब होता है? मजिस्ट्रेट ही ये सब डिसाइड करते हैं कि उसको बेल देना है कि फिर उसको कहीं पर भेजना है या फिर पुलिस वाले को देना है। ठीक है, अब देखिए नोट, इस आर्टिकल, ये समझ गए आर्टिकल किसके लिए? अगर किसी को गिरफ्तारी करने जा रहे हैं उस सिचुएशन में। और आर्टिकल 20 क्या होता है? आर्टिकल 20 होता है अगर गिरफ्तार हो गया है तो फिर क्या करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 22 पहले याद रख लिए और 20, ये आर्टिकल इस सीक्वेंस में याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 22 यानी कि बिफोर अरेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है, और अरेस्ट हो जाता है तो क्या क्या ध्यान रखना है। पुलिस वाले के लिए भी बोल सकते हैं और जो क्रिमिनल है उसके लिए भी। ठीक है, तो आर्टिकल 22 में क्या बोला गया है कि अगर आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो उसका कारण बताओ, उसके बाद उसको रोक नहीं सकते, वो लॉयर हायर कर सकता है, उसके साथ साथ 24 घंटे के अंदर उसको किसी नीरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ, और उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट अगर परमिशन देते हैं तभी आप उसको अपने पास रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते। ठीक है, ये सब जो प्रोविजंस है, प्रोटेक्शन है, रिलैक्सेशन है आप क्रिमिनल के। ठीक है, अब ये जो रूल है वो किस में काम नहीं करेगा? नॉट फॉर एनिमी अलायन एंड और डिटेन अंडर अ लॉ, किसी विशेष नियम के तहत अगर गिरफ्तारी हुई है तब ये जो प्रोविजंस है कि आपको बताना पड़ेगा कारण, ये सब नहीं होता है ना। जैसे एनएसए, कोई एनएसए से क्यों डरते हैं? जैसे एक बहुत बड़े यूट्यूबर थे मनीष कश्यप, उन पर एनएसए लगा था, और भी बहुत सारे एनएसए जिस पर लग गया, उसमें ये सब काम जो है, ये सब रूल है वो काम नहीं करेगा, है ना। आप बोलोगे मुझे गिरफ्तारी करो तो अब पता चला एनएसए आ गया, या ईडी, आप देख सकते हैं बहुत सारे ईडी अभी छापे पे छापे मार रही है, तो वो कारण बिना कारण बताए आपको गिरफ्तार कर सकती है। कब तक गिरफ्तारी रहेगी ये भी नहीं पता। इसीलिए देखिए केजरीवाल जी और बहुत सारे जो उनके गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स है वो भी गिरफ्तार कर लिए गए थे बिना कुछ प्रूफ के, है ना। तो यहाँ पर देखिए कारण भी बताना है, प्रूफ भी बताना है, लेकिन जो स्पेशल रूल है उसके तहत आप जब स्पेशल रूल लग जाता है तो ये सब काम नहीं करता। कब? तो नॉट फॉर एन एनिमी ऑफ अलायन एंड डिटेन अंडर द लॉ। ठीक है, दूसरा देखिए जैसे कि आप देखिए कौन कौन सा स्पेशल रूल बना था। 1950 में बना था, मीसा 1979 को, कोफे पोसा 1974, विदेशी मुद्रा वाला आप देख सकते हैं, इसको हम डिटेल में जब एक्ट पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे। तो कोफे पोसा 1974, एनएसए 1980, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अगर लग जाता है तो आपको कारण नहीं बताया जाएगा कि
क्यों गिरफ्तारी की जा रही है। हो सकता है आपको चॉइस वकील लेने का भी परमिशन ना हो, 24 घंटे के भीतर ले जाए ना ले जाए, ये भी रूल खत्म हो जाएगा। मतलब आप देखेंगे जब फंडामेंटल राइट्स जैसे खत्म हो जाता है ना, जब इमरजेंसी लगती है उस समय, वैसे ही यहाँ पर जब इन एक्ट के तहत आपको गिरफ्तारी की जाएगी तो जो नॉर्मल सुविधा सुख सुविधा मिलता है क्रिमिनल्स को, वो खत्म कर दिया जाता है। इसीलिए लोग डरते हैं कि एनएसए मत लगे, क्योंकि एनएसए में पुलिस एक प्रकार का, जैसे उस समय जो रोलेट एक्ट आया था कि बिना कारण बताए आपको गिरफ्तारी की जा सकती थी, वैसे ही एनएसए तरह का है, समझ जाइए कि बिना गिरफ्तारी बिना कारण बताए आपको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, क्योंकि आप देखेंगे अगर कोई आतंकवादी उससे उसको थोड़ी बताएंगे कि आपको गिरफ्तार कर रहे हैं ना, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है और इसका पॉजिटिव यूज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप ऑफिसर पे। टाडा आप देखेंगे आतंकवादी से रिलेटेड है। फोटो अगर किसी पर लग गया तो आप देखेंगे वो जिंदगी भर जेल में रहता था। जैसे संजय दत्त वगैरह पे कोई एक्ट लग गया तो वो कई समय तक अंदर थे और वहां से बाहर आना काफी मुश्किल हो जाता है ना। तो ये कुछ स्ट्रिक्ट कानून के तहत अगर होता है ना, तो यही बोला गया कि डिटेन अंडर अ लॉ, किसी विशेष कानून के तहत अगर गिरफ्तारी हुई है तो वहां पर 22 का जो रिलैक्सेशन है वो काम नहीं करेगा। तो याद क्या रखना है, 2020 जो है वो क्रिमिनल को किस तरह से सजा देना है वो बताता है, और आर्टिकल 22 जो है क्रिमिनल को गिरफ्तारी करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो बताता है। अब हम देखते हैं आगे के फंडामेंटल राइट्स। देखिए अब जो थर्ड फंडामेंटल राइट है आउट ऑफ 6 है ना, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट है उसमें से तीसरा जो राइट है वो क्या है, राइट अगेंस्ट यानी होता है खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन यानी होता है शोषण, यानी आपका मिस यूज किया जाना। राइट है यानी अधिकार है, अगेंस्ट यानी होता है खिलाफ, किसके खिलाफ, एक्सप्लॉयटेशन है ना। तो इस तरह से याद करना है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है थर्ड फंडामेंटल राइट है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। देखिए आर्टिकल 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन यानी मनाही करता है ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। देखिए क्या क्या मनाही करता है ये, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ इन ह्यूमन बींग्स, यानी जो आदमी है, जो मनुष्य है, जो सोसाइटी है, उसमें ट्रैफिकिंग यानी इधर से उधर खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकता। और फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड ने क्या होता है, जबरदस्ती उनसे काम नहीं लिया जा सकता। ये किसका है, 18+, जो 18+ लोग हैं उनको खरीदा बेचा नहीं जा सकता और उनको जबरदस्ती काम पर नहीं रखा जा सकता कि नहीं आपको काम करना ही है। क्योंकि पहले आप देखेंगे अंग्रेज क्या करते थे कि कोई भी जो गांव को बोलते थे कि आपको लोग नील की खेती करना ही करना है, आपको ये करना ही करना है, जबरदस्ती करते थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो बाबा साहब थे और भी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे वो इस बात को खास ध्यान में रखते थे कि जो हमारे साथ अंग्रेजों ने अत्याचार किया है आज़ादी के बाद वो सब नहीं होना चाहिए, तभी तो आज़ादी का कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मिसफॉर्चुनेट की बात है कि ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है पहले और अभी के में, ठीक है। तो देखिए ये आर्टिकल 23 जो है एडल्ट लोगों के लिए है, एडल्ट लेबर के लिए, ठीक है। और आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए है कि इन फैक्ट्रीज में, जैसे फैक्ट्रीज हो गया या रिस्क वाले काम में नहीं रखा जा सकता। अब आप इस आर्टिकल को लेके पुलिस के पास मत चले जाइएगा। मान लो कोई होटल में प्लेट्स वगैरह धो रहे हैं या फिर आप देखेंगे कि छोटे छोटे काम करते रहते हैं वहाँ पर, तो अब देखिए इंडिया के पास इतना भी रिसोर्स नहीं है कि सबको जॉब दे सके ना। इवन आप देखेंगे कि कुछ पढ़े लिखे को भी जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो बेचारे बच्चे तो भी पढ़े नहीं है, तो कुछ तो अब जब उनको जॉब मिलेगा तब मिलेगा, तो कुछ तो प्रेजेंस उसको एक्सपेंस के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो ऐसा नहीं है, होटल वगैरह में उनको जो नॉर्मल लाइट वर्क है उसमें वो कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्रीज में या रिस्क वाले जो वर्क है उसमें आप बच्चों को नहीं रख सकते। ये जो है आर्टिकल 24 बोलता है। तो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है फोर्थ फंडामेंटल राइट। देखिए द फोर्थ फंडामेंटल राइट है, जो फोर्थ ब्रह्मास्त्र आप भारत का सामान्य नागरिक है, वो क्या है, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या है,
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब देखिए, राइट यानी हक, टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, ऑफ रिलीजन यानी धर्म, ठीक है, धर्म, स्वतंत्रता, और ये है अपना अधिकार। मतलब ये क्या मतलब निकलता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैच करके पढ़ते जाइए, है ना, जैसे जो मैंने बोला था हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी स्विच करने की कोशिश कीजिए इनटू इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब इसमें देखिए 4 आर्टिकल है, 25, 26, 27, 28, 25 से लेके 28 तक धर्म से रिलेटेड जो है आर्टिकल दिए गए हैं। अब देखिए एक एक आर्टिकल को और देखते हैं। आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 25 क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। देखिए यहाँ पर बोला गया, मैंने आपको शुरू में जब हम पढ़ रहे थे तो सेक्युलरिज्म बताया था कि क्या होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज़्म, ये होता है। और हमने पढ़ा था सेक्युलरिज्म यानी सारे धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को आप अपना सकते हैं, सेक्युलरिज्म, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है। और मैंने ये भी बताया था कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है, और ये भी बताया था कि जो हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है वो मेड इन इंडिया बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि वेस्ट, हालांकि हमने बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर रखी हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज से, ब्रिटेन के 1935 के एक्ट से, लेकिन कुछ कुछ डेफिनेशन हमने अपना खुद का बनाया है। उसमें से था सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म यह था कि हम सभी रिलीजन्स को अडॉप्ट करेंगे, उसके साथ साथ सेकुलर रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 25 हमको बोलता है कि आप फ्री हैं, आप चाहे हिंदुज़म फॉलो करें, आप चाहे इस्लामिक कल्चर फॉलो करें, आप चाहे क्रिश्चियनिटी फॉलो करें, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, जो भी रिलीजन आपको ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी से कनेक्टेड है, जिसमें इंसानियत बचा हुआ है, वो रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल का प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा है कि कोई भी रिलीजन परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं हर रिलीजन में कहीं ना कहीं कमी है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट हो, कोई भी रिलीजन, इतने सारे रिलीजन्स के होने के बावजूद, गवर्नमेंट के होने के बावजूद, अगर वहाँ के जो सिटीजन है, वहाँ की जो पब्लिक है अगर परेशान है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो सब पर उठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल रखा है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। कौन बोलता है, आर्टिकल 25, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र बोलते रहते हैं, कहाँ से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, थोड़ा बहुत उनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना चाहिए। और जब इंडिया गुलाम था तब ये जो हिंदू राष्ट्र बोलने वाले वो कहाँ थे, जब उनको फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ लेना चाहिए। अगर वो भारत के आज़ादी का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ लेंगे तो शायद उनको पता चलेगा कि जो बैठ करके प्रवचन दे रहे हैं या फिर बैठ करके हिदायत दे रहे हैं या कुछ भी अपने अपने रिलीजन्स की बातें कर रहे हैं, वो तभी ये अधिकार दिया गया जब सबने मिल करके लड़ा था और आज़ादी मिली थी। तो वो अपने अपने रिलीजन्स के बुक्स तो पढ़ते हैं, लेकिन वो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल नहीं पढ़ पाते। इसीलिए उनको पता ही नहीं है कि जब अभी वो बोल रहे हैं, चाहे वो हिंदुज़म के लोग हों, चाहे वो इस्लामिक कल्चर के लोग हों, चाहे वो जैनिज्म के लोग हो, चाहे बुद्धिज्म के लोग हो, अकेला किसी का भी अस्तित्व नहीं है कि हम केवल हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या केवल मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे या केवल जैनिज्म वाले राष्ट्र बनाएंगे या केवल खालिस्तान बना सकते हैं। ये अकेले अकेले जब रहे थे तो देखा था क्या क्या हाल हुआ था। तो मुझे लगता है धार्मिक किताबों के साथ साथ इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल ही पढ़ना चाहिए कि किस तरह से जब हम यूनाइट हुए थे तब जाकर के फ्रीडम मिला हुआ है। फिर से हम डिसइंटीग्रेट होना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो थोड़े बहुत पढ़ लिखते हैं अपने धार्मिक किताबों, फिर से डिसइंटीग्रेट करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पर डिस्कशन बाद में हम डिटेल में करते रहेंगे धीरे धीरे, अभी तो हमारा टाइम बाउंडेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला 25 बोलता है कि आप कोई भी रिलीजन मान सकते हैं, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। वो होता है कि बेसिक रूल नहीं टूटना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, धर्म आप कोई मान सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सोसाइटी में भी धर्म 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 नहीं करना चाहिए, बेसिक है कर्म देखना चाहिए कि कौन से धर्म में कर्म ज़्यादा अच्छा हो रहा है। अदरवाइज आप देखेंगे कि धर्म के नाम पे शोषण भी बहुत हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा धर्म से कोई लगाव नहीं है, कोई भी मानो आप, ठीक है।
उसके बाद 26 क्या बोला, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स। अगर आप कोई धर्म को मान रहे हो, उसमें आयोजन करना है, जैसे कि आप भंडारा वगैरह करा रहे हो, हिंदुज्म के फेस्टिवल में देखोगे जुलूस वगैरह निकलते हैं, इस्लामिक जो फेस्टिवल है उसमें भी जुलूस है, मतलब कोई भी जुलूस निकाल लेता है और बड़े बड़े रोड को ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि रोड उन्हीं धर्म के लोगों का है। ठीक है, वो अपना अपना आस्था की बात हो सकती है और फेस्टिवल के लिए हो सकता है, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26, कि आपको फ्रीडम है, आप मैनेज करो अपने रिलीजन्स को, बढ़ाओ भी, प्रमोट भी करो। और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये पता भी था, बाबा साहब को ये पता भी था कि धर्म धर्म करते रहोगे, अंत में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप खुद ही धर्म से अलग भी हो सकते हो। अगर धर्म में सब कुछ मिलेगा तो आप धर्म के साथ रहोगे, मतलब आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप फ्री हो, आप बढ़ाओ, धर्म को बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। जैसे अभी भी देखोगे एक धर्म को प्रमोट करने की बात की जाती है, लेकिन बेसिक जो परेशानी उस पर तो कोई बात नहीं करता। ठीक है, तो ये पहले ही बोल दिया था, क्या बोला था जो भीमराव साहब थे, देखिए उनका जो दूरदृष्टि का है, उन्होंने बोला धर्म मानने से मत रोको, उनको और प्रमोट करो। अगर कोई बोल रहा है कि ये धर्म अच्छा है, जान दो, एक लिमिट ऐसा आएगा, उस समय वो जो लोग हैं खुद ही परेशान हो जाएंगे, खुद ही धर्म को रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि आप देखेंगे वेस्टर्न जो लोग हैं उस समय, जो हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर जो रिलीजन है ना, वो अभी उतना चरम पीक पर नहीं है, लेकिन वेस्टर्न जो कंट्रीज थी वहाँ पर जो पोप थे या ईसाई जो इस्लामी जो क्रिश्चियनिटी थी, वहाँ पर पोप का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया था इस्लामिक जो रिलीजन है उसको। हमने देखा था कि किस तरह से जुडाइज्म से आप देखेंगे इस्लामिक कल्चर और क्रिश्चियनिटी आया था, सबसे पहले जुडाइज्म था ना, उसके बाद क्रिश्चियनिटी को भी लोग ने खत्म कर दिया। क्यों? ऑटोमेटिकली। तो जो ऑटोमेटिकली करेक्शन होता है वो नेचर में खुद है। तो भीमराव अंबेडकर जी ने चाहते तो बोलते कि एक ही धर्म रहेगा, वो बोल दिए नहीं, आपको जो धर्म मानना है मानो, जो धर्म को प्रमोट करना है प्रमोट करो। आप खुद रियलाइज करेंगे कि कहीं ना कहीं ये धर्म जो है हमारे साथ गलत कर रहा है, और तभी जब आप खुद से उसको रिजेक्ट करेंगे तभी वो वास्तविक रिजेक्शन होगा। गवर्नमेंट इस पर कोई भी हस्तक्षेप या फिर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेगी। इसीलिए फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब देखिए आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब देखिए फ्रीडम यानी क्या है? स्वतंत्रता है। एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसका जो पैसा है वो वहां पर लग रहा है किसी रिलीजन को प्रमोट करने पे, तो वहां पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। अदरवाइज क्या हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट कोई एक रिलीजन को प्रमोट करना चाहेगी और मान लो दूसरा रिलीजन जो है, दूसरे रिलीजन के लोग अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उन पे हो सकता है ज्यादा टैक्स लगा दे, तो वो अपने रिलीजन को प्रमोट ना कर पाए। तो जो भी ऐसे लोग जो रिलीजन को प्रमोट करने के लिए अपना पैसा देते हैं वहां पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे जैसे पतंजलि, इन पर आरोप बहुत लगा था पतंजलि आयुर्वेदा पर कि ये टैक्स चोरी करता है या टैक्स नहीं देता। तो इन्होंने क्या है, चैरिटी के नाम पे अपना पतंजलि कंपनी को रजिस्टर्ड कर दिया था और उसके साथ साथ बिजनेस भी कर रहे थे। तो आप देखिए जब तक आपका काम जो है चैरिटेबल है तब तक टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप बिजनेस में कन्वर्ट हो गए फिर भी आप उसी लाइसेंस से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठा था और बाद में उन्होंने फिर टैक्स देना चालू कर दिया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कथा जैसे पढ़ते हैं हिंदुज्म में या फिर इस्लामिक कल्चर में हिदायत वगैरह करते हैं, तो वो ऐसा शो करते हैं कि हम चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, और चैरिटेबल ट्रस्ट में जितना भी आप दान देते जाओ उस पर कोई टैक्स नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे मंदिर मस्जिद बनते हैं तो टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अनफॉर्चुनेट की बात है, अगर कोई वही कोचिंग वगैरह पढ़ाता है या कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है तो उसको 18% जीएसटी मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो कितनी तरक्की कर रही है इंडिया की पॉपुलेशन या जो पीपुल है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कर रखा है तो इसमें कोई भी अगेंस्ट में बोल नहीं सकता। ठीक है, तो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रैक्टिस ऑफ, मतलब ये बोला गया, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने उन्होंने ये बोल दिया कि अगर आपको धर्म को प्रमोट करना है कीजिए, इंडियन गवर्नमेंट आपके सैलरी से टैक्स नहीं लेगी। ठीक है, 27 एंड 28 में देखिए 28 में क्या हुआ, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फ्रीडम रहेगा, यहां से क्या रहेगा, आजादी रहेगी। अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कहां, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और रिलीजियन वर्शिप किया जा रहा है, जैसे अभी भी आप देखेंगे कि कोई स्कूल है वहां पर हिंदुज्म के कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, इस्लामिक कल्चर का कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, वहां पर आपको
अटेंडेंस देने के लिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं आपको पूजा करना ही पड़ेगा, आपको नमाज पढ़नी पड़ेगा। कहाँ? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, उससे फ्रीडम है। कौन बोला गया? ये 28 बोला गया कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी पर्टिकुलर रीजन को फॉलो करने का या कोई भी पर्टिकुलर वर्शिप करने के लिए आपको वहाँ के टीचर्स बाध्य नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जाएगा तो टीचर से लेकर सारे जो स्टाफ है वो सस्पेंड हो जाएंगे। देखेंगे कहीं कहीं होता भी है कि किसी मुस्लिम बच्चे को अगर बोल दिए कि आप पूजा करो या हिंदू बच्चे को बोल दिए कि नमाज पढ़ो, ऐसा नहीं कर सकते, वो सेकुलर जगह होता है। ठीक है, तो ये बोला गया कहाँ? आर्टिकल 28 में। हाँ, भाईचारा में अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कोई मिल करके सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो अलग बात है, लेकिन फोर्स नहीं कर सकते हैं ना, वो ऑप्शनल है। अगर कोई हिंदुज़म का फेस्टिवल हो रहा है उसमें मुस्लिम आए ना आए, वो ऑप्शनल है। अगर कोई इस्लामिक कल्चर का कोई फेस्टिवल है उसमें अगर बच्चे स्कूल में सेलिब्रेट किया जा रहा है तो हिंदू ऐसा करे ना करे, वो भी ऑप्शनल है। आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, बाध्य नहीं कर सकते, ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्योंकि देखो 25 भी बोल रखा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 ये आपको धार्मिक रूप से आज़ाद करते हैं, सेकुलर करते हैं। ठीक है, तो ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट 5। अब जो 5th हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है? देखिए, शब्दों पे ही खेल चलता है ना, शब्दों पे ही सब कुछ टिका हुआ है, वर्ड्स पे। इफ यू आर स्टडिंग सेल्फ, अगर आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं तो आप उसके मतलब को समझिए कि आखिर पहले क्या चलता था, अभी क्या चल रहा है, उसमें क्या मतलब है, रटिए मत। ठीक है, तो ये यूपीएससी का सिलेबस होता है। तो देखिए, 5वां जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, अब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अब देखिए थोड़ा सा हिंदी में और टफ हो जाता है ना, इसीलिए इंग्लिश थोड़ा सा क्लैरिटी होती है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार मतलब कल्चर से रिलेटेड कोई आपको जो है राइट्स दिए गए हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है? आर्टिकल 29। देखिए 29 नंबर में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अभी हमने देखा 25 से 28 में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोल दिया गया कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। जा सिमरन आप देखा होगा एक मूवी, उसमें अमरीश पुरी जो है वो बोलते हैं कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमको बोल रखा है कि जाओ नागरिकों जी लो अपनी जिंदगी, कोई भी रिलीजन अपनाओ, रिलीजन को प्रमोट करो, और उसको अगर आप प्रमोट करने के लिए आप पैसा दे रहे हो तो उसमें टैक्स भी नहीं लगेगा, और आप बाध्य मत करो जबरदस्ती एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है स्कूल में। ठीक है, तो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी करके हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दे रखा है। लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यानी क्या होता है? अल्पसंख्यक। माइनर यानी क्या होता है? जो कम संख्या में है उनको फ्रीडम दे रखा है। वो बोला गया कि अगर मान लो हिंदू ज़्यादा फॉलोवर हो गए या मुस्लिम इस्लामिक कल्चर वाले ज़्यादा फॉलोवर हो गए तो जो कम बच जाएंगे उनमें तो कहीं ना कहीं एक्सप्लोटेशन होगा। उनके लिए भी आप देखिए उसी समय उनको लग गया था कि एक समय ऐसा आएगा जहां पर एक रिलीजन हो सकता है ज़्यादा फॉलोअर हो जाए, दूसरे कम हो जाए, या दूसरे भी बढ़ जाए, तो माइनॉरिटीज़ का सिचुएशन आएगा, तो उनके लिए भी कुछ प्रोटेक्शन दिया गया। तो वही है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट में क्या हो सकता है कि ये माइनॉरिटीज़ होगी, उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर, उनके फेस्टिवल, उसको गवर्नमेंट खुद सिक्योरिटी देगी। मतलब धर्म को खत्म नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। आप जब तक खुद सेकुलर नहीं होते हैं या आप राइट रिलीजन को नहीं पकड़ते हैं तब तक गवर्नमेंट आपको बचाएगी। तो अब देखिए ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन है मुझे लगता है किसी भी कंट्री में नहीं होगा। तो आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करते हो, अपने रिलीजन को प्रमोट करते हैं, रिलीजन के बुक लेके आते हैं, रिलीजन का झंडा फहराते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का बुक लेके आइए और कॉन्स्टिट्यूशन को भी बांटिए। कॉन्स्टिट्यूशन है तभी रिलीजन है, रिलीजन है तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं जो क्लासेस होते हैं ना वो नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 30 में क्या होता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश यानी क्या होता है? बना सकते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका देखभाल कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन।
क्योंकि बोला गया कि भाई अगर हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अभी हमने पढ़ा था ना जो आर्टिकल 28 है, 28 में ये बोला गया था कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप रिलीजियस जो है एजुकेशन नहीं दे सकते, मतलब धार्मिक। अभी भी आप देखोगे जैसे स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर धर्म को नहीं पढ़ाया जाता। तो यही प्रश्न उठा कि आखिर धर्म तो खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं धर्म में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज है, स्टोरीज है, जो अभी जब ऑटोक्रेसी थी तो रिलीजन से ही पूरा डायनेस्टीज चल रही थी, तो एकदम से खत्म नहीं करेंगे। तो उसके लिए जो भी माइनॉरिटीज होगी उसको स्पेशल, है ना, जैसे मेजॉरिटी में जो रहेगा वो तो अपना कर ही लेगा, कहीं ना कहीं अपना पैसा दे दो आके। देखोगे जैसे कि श्री राम मंदिर का बन गया, ठीक है, श्री राम मंदिर का बन गया क्योंकि वहां पर पैसे भी आ गए और जल्दी जल्दी बन भी गया, देखोगे 2-3 साल में। तो इस तरह से मेजॉरिटी में जो रिलीजन रहेगा वो तो अपना एजुकेशन कहीं ना कहीं से दे ही देगा, वो 10 इंस्टीट्यूट या 10 टेम्पल बड़े बड़े दिन रात खोल सकता है। लेकिन जो माइनॉरिटीज रहेंगे उनको दिक्कत हो सकता है, वो अपने धर्म को कैसे बचाएंगे, तो उनको स्पेशल पावर दिया गया कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हो और वहां उसको चला भी सकते हो, और गवर्नमेंट इसमें पैसा भी देखती है। तो इसीलिए आप देखेंगे मदरसा हो गया या गुरुकुल हो गया जहां पर संस्कृत पढ़ाया जाता है, या फिर जैनिज्म के जो लिटरेचर पढ़ाया जाता है, कल्चर पढ़ाया जाता है, बुद्धिज्म के कल्चर पढ़ाया जाता है, इस्लामिक कल्चर पढ़ाया जाता है, क्रिश्चियनिटी जो पढ़ाई जाती है, वहां पर आप अपने धार्मिक जो एजुकेशन है उसको दे सकते हैं, लेकिन बाहर देंगे आप। गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल कॉलेज, वहां ना देंगे, उसके लिए स्पेशल और बाहर उसको कर सकते हैं ना। तो क्या होगा कि जैसे पर्सनल अगर कोई जाना चाहे बच्चा तो जा सकता है, लेकिन हाँ स्कूल को सेकुलर रखा। तो देखिए किस तरह से बैलेंस अप्रोच अपनाया गया है। तो दिस वाज द 5th फंडामेंटल राइट ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं जो 6वां मौलिक अधिकार है, 6th फंडामेंटल राइट है उसको। अब हम लोग देखते हैं 6th फंडामेंटल राइट। द 6th फंडामेंटल राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब एक एक वर्ड को आपको सजाना है, एक एक वर्ड को कनेक्ट करके मीनिंग तक पहुंचना है ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हुए आपको मंजिल तक पहुंचना है। वैसे वर्डों को ध्यान देना पड़ेगा। आप बोलेंगे यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, इधर सब्जेक्ट को पकड़ते हुए आपको जाना है ना, डायरेक्ट आप उसको मत देखो कि 30 सेकंड का रील। आप देखिए कि 6 साल का मेहनत होता है, 1 साल 2 साल 3 साल हार्डवर्क होता है, उसको देखिए ना। एकदम से पैनिक नहीं हो जाना है। इंडिया में जो पब्लिक है उसको गुमराह करने का बहुत आसान तरीका है कि अचानक से कोई चीज़ सडन दे दो, चमत्कार को नमस्कार बहुत चलता है ना, उसके पीछे रास्ते पे कोई नहीं चलना चाहता, ठीक है। तो आप देखिए धीरे धीरे वर्ड को कनेक्ट करना है और हर मौलिक जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार उसको समझना है। तो देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडी यानी क्या होता है, दवाई, है ना, दवाई। मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स का अगर एक्सप्लोटेशन हो रहा है किसी के द्वारा तो आपको दवाई भी दी गई है, और इसी को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, बाय द सोल ऑफ द आईसी। यानी आईसी का मदरबोर्ड बोल सकते हैं, मदरबोर्ड में आईसी होती है, आईसी में चिप भी लगा होता है। तो ये चिप है एक प्रकार का, आईसी में एक इसेंशियल चिप है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बोला है कि अगर मैंने या कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको अधिकार दिए हैं अगर ये फॉलो नहीं होता है तो आपको कुछ दवाई भी दी जा रही है, आपको कुछ ब्रह्मास्त्र भी दिया जा रहा है, ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र जिसको आप चला सकते हैं, ठीक है। और ये लगेगा ही लगेगा, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये चूक नहीं हो पाएगा, कोई भी डिफेंस सिस्टम उसको बचा नहीं पाएगा, ठीक है। अभी जैसे आप इजराइल और ईरान का वार चल रहा है तो ईरान ने ऐसा ऐसा मिसाइल इजराइल पर छोड़ दिया है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। वैसे ही अगर डॉक्टर साहब ने ये सोच लिया था कि कितनी भी गवर्नमेंट चलाक आ जाए लेकिन ये अस्त्र अगर आप चलाएंगे तो आप कहीं ना कहीं आपके साथ गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं आर्टिकल नंबर 32 में रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट यानी क्या होता है कि उसको लागू करवाना, ठीक है, लागू करवाना, इन्फोर्स करना है, लागू करवाना ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। यानी इस पार्ट में जो आपको अधिकार दिए गए हैं उसको इन्फोर्समेंट के लिए आपको रेमेडी यानी क्या हो सकता है, पैरासीटामोल या दवाई दी गई है। अब वो दवाई क्या क्या है, दवाई कैसे है
कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर वो आपसे छीने जा रहे हैं या आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया जा रहा है या कहीं ना कहीं आपके अधिकार को छीना जा रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो आप जा सकते हैं दौड़ते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास। ऐसे तो आपने सन्नी देओल का डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, चाहे मर्डर केस हो, चाहे चोरी का केस हो, चाहे नॉर्मल केस हो, आपको हो सकता है सालों लग जाए, तारीख पे तारीख मिलते रहे, लेकिन अगर आप फंडामेंटल राइट का मुझे छीना गया ये बोल करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं ना। एक होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, फिर होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जैसे छोटा मोटा केस है या मान लो मर्डर केस है या फिर आप समझ जाइए चोरी का केस है, तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, फिर हाई कोर्ट में चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो इस रास्ते से अगर आप जाएंगे तो फिर तो समझ जाइए कि तारीख पे तारीख मिलते रहेगी, आपको पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा, जस्टिस ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस दवाई को लेकर के जाते हैं आर्टिकल 32 के बेस पे कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लोटेशन हो रहा है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं और डायरेक्ट सुनवाई होती है। एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो वहां पर जो अपोजिशन के लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो आर्टिकल नंबर जो फंडामेंटल राइट्स है उसी को यूज करते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं और यह बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड है वो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाई है। तो अब ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन जो मैं मैसेज देना चाहता हूं वो ये है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं और डायरेक्ट सुनवाई हो गई। लेकिन आप देखेंगे कोलकाता में डॉक्टर का जो मर्डर केस है और भी बहुत सारे मर्डर केस हैं, वो अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना। लेकिन रिलीजन या फंडामेंटल राइट से डायरेक्ट सुनवाई हो गई है और अब देखिए बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। वैसे ही आप कोई भी देखेंगे, ट्रिपल तलाक में भी देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट को लेके गए थे, तो फंडामेंटल राइट वाला एक ब्रह्मास्त्र वाला मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, जो डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा। और अगर नॉर्मल आप पैदल चलते जाएंगे तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, है ना। लेकिन वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होना चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलेगा, अदरवाइज वो बोलेगा कि नीचे जाओ, नीचे से आओ, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इसीलिए आप देखेंगे कोई भी बात होता है तो फंडामेंटल राइट की बीमारी लेकर के चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जज करती है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ बना दोगे, कोई भी राइट को लेकर के फंडामेंटल राइट और पिटीशन दायर कर दोगे तो सुप्रीम कोर्ट जानती है। लेकिन हाँ, आपके बात में दम होना चाहिए और थोड़ा कहीं ना कहीं सुप्रीम फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड होना चाहिए, तब ये काम करता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट गए, अब सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह के ऑर्डर निकाल सकती है, ठीक है। ऑर्डर उसको बोलते हैं रीड्स, क्या बोलते हैं उसको, रीड्स बोलते हैं। यहां पर जैसे कि स्पेशल ऑर्डर, रातों रात ऑर्डर निकालती, उस तरह से ऑर्डर निकाल सकती। कितने तरह के हैं वो, 5 तरह के। देखिए हेबस कॉर्पस एंड यहां पर है मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्टियोररी। यानी आप देखिए 5 तरह के स्पेशल ऑर्डर निकाल सकती। हिंदी में अगर देखें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध एंड अधिकार परीक्षा, और यहां पर ये होता है उत्प्रेषण। अब देखिए ये संस्कृत से वर्ड लिया गया, तो ये तो हिंदी मीडियम वाले को और समझ नहीं आएगा, इसको और आपको समझना है नॉर्मल तरीके में ब्रेक डाउन करके। मतलब क्या है, बुक्स है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, ठीक है, हमको समझना है नॉर्मल लैंग्वेज में, फिर हमको आंसर लिखना है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। यही खेल है एडिटिंग, यू आर अ एडिटर। अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आप एडिटर हैं। बुक्स है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, उसको समझना है इजी लैंग्वेज में, और इसी के बीच में जो मीडियम है वो टीचर का होता है। और फिर आपको लिखना है स्पेशल लैंग्वेज में, मतलब आपको समझना है इजी लैंग्वेज में। तो देख रहे हैं खेल कहाँ चल रहा है ना। तो यही है, शब्दों का खेल है, वर्डों का खेल है। वर्डों का खेल एडिटर ही खेलते हैं, ठीक है। तो 5 तरह के सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि वास्तव में मेरे पास जो आदमी आया है या जो पब्लिक आई है उसका वायलेशन हुआ है, तो वो 5 तरह के रीड्स है, स्पेशल ऑर्डर बोल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हिबस कॉर्पस। हिबर कॉर्पस नहीं होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जिसको भी जैसे गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी किए गए बंदे को, पर्सन को इसके कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा और कोर्ट तय करेगी। वही 24 घंटे के अंदर वाला आपने देखा था कि मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ता है, तो मजिस्ट्रेट हो या कोर्ट हो वो डिसीजन करेगा कि आपने सही गिरफ्तारी करी है कि नहीं है।
उसको बेल देना है नहीं देना है वो सब पुलिस का काम नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कभी कभी पुलिस में बोलते हैं कि हम तो केवल कोर्ट में ले जाएंगे, आगे का काम कोर्ट करेगा। वो यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबस कॉर्पस, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड जो मतलब ये आदेश देता है, वैसे तो वो अपने आप ले जाते हैं लेकिन फिर भी आदेश दे सकता है कि जिस पर्सन को आपने रखा हुआ उसको तुरंत के तुरंत मेरे सामने हाजिर करो, ठीक है। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस यानी क्या होता है, लीगल ड्यूटी। अगर कोई ऑफिसर अपना काम नहीं कर पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, कोई ऑफिसर या कोई ऑफिस है या कोई इंस्टीट्यूशन है अपना काम नहीं कर पा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकालती है कि आप अपना काम कीजिए। अगर प्रधानमंत्री आवास का पैसा आया है तो वो मिल नहीं रहा है, इस तरह से डायरेक्ट वो ऑर्डर निकाल सकती है कि आपको काम करना ही होगा। इसको बोलते हैं मैंडेमस। थर्ड है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी क्या होता है, रोकना। फिर वही रोकने वाले बात हो गया। टू एन इंफीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट को दे सकती है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे सकती है, या फिर क्वासी जो जुडिशरी बॉडी है जैसे एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको दे सकती है क्या, कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको तुरंत रोक दो, प्रोहिबिट कर दो, ये आपके लिमिट से बाहर का काम आप कर रहे हो, ठीक है, उसको मैं ही देख लूंगा। मतलब ये देखिए कि जहां पर जो लोअर कोर्ट है वो अपने लेवल से ज्यादा जा करके काम करने लगते हैं तो वहां पर हायर कोर्ट ये ऑफर निकालती है या ऑर्डर निकालती है, ठीक है। अब देखिए को वारंटो। को वारंटो यानी होता है अधिकार परीक्षा, यानी पूछना। क्या पूछना, सुप्रीम कोर्ट है, पब्लिक जो भी इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या फिर स्टेचुटरी बॉडी है ना, जो ऑफिस है। अब देखिए यहीं पर यूपीएससी खेल खेलता है। ये नहीं आएगा कि को वारंटो क्या है, को वारंटो किन किन पर लागू हो सकता है ये बताया जा सकता है ना। तो यहां पर देखिए पब्लिक जो इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि आप कौन से अधिकार से ये काम कर रहे हो। यहां पर तो उन्होंने रोक ही दिया, प्रोहिबिशन लगा करके रोक दिया कि आप रोको, लेकिन यहां पर पूछ भी सकती है कि आप किस अधिकार से, कौन से पावर से आप काम कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं को वारंटो रीट, ठीक है। अब देखिए सर्टियोररी रीट। सर्टियोररी रीट क्या होता है, हाई कोर्ट को दे सकती है या फिर लोअर कोर्ट को कि रिव्यू द डिसीजन। अगर आपने कोई डिसीजन दिया है लोअर कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोल सकती है कि उसके डिसीजन को रिव्यू करो, या सुप्रीम कोर्ट खुद उस डिसीजन को रिव्यू कर सकती है। जैसे अब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट बन गया, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट खुद देखेगी कि वो कहीं ना कहीं वास्तव में जो इस्लामिक कल्चर के लोग हैं उसके फंडामेंटल राइट को एक्सप्लोर कर रहा है या नहीं कर रहा है उस पर, ठीक है। तो ये 5 तरह के रीट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनी पिटिशनर who has filed a case that violation of fundamental right। अगर फंडामेंटल राइट का एक्सप्लोटेशन हो रहा है इस तरह से कोई सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को वास्तव में लगता है तो वो रीट्स जारी कर सकती है या फिर कानून को बदल भी सकती है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 33-34। अब देखिए आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कुछ कट कर सकती है। कौन, पार्लियामेंट। पी कौन बोलता है, आर्टिकल 33। इसीलिए आप देखेंगे पुलिस वाले कभी भी स्ट्राइक नहीं कर सकते या फिर आर्म फोर्सेस वाले स्ट्राइक नहीं कर सकते, है ना। बगावत, जैसे आप देखेंगे पुराने जमाने में सेना पूरा बगावत कर देती थी। पाकिस्तान सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस आर्टिकल के लिए। अगर पाकिस्तान को यह आर्टिकल दे दिया जाए तो वहां पर आप देखेंगे आए दिन जो है मिलिट्री शासन लग जाता है। वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उनके पास शायद ये आर्टिकल नहीं है। जब वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा, आप देखिए हम सौभाग्यशाली हैं कि जो भीमराव अम्बेडकर है वो हमको मिले। अगर उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो हमको मिल जाता तो आप आए दिन देखेंगे आर्मी वहाँ के राष्ट्रपति को हटा देती है, आए दिन वहाँ के पीएम को हटा देती है। वो क्यों, क्योंकि मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस को कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है वो नहीं मिला है। उन लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते, उन लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। और अगर पास्ट का एग्जांपल लें तो देखिएगा किंग के समय में बहुत सारे जो है बगावत होता था, सेना जो है कभी कभी इनके खिलाफ हो जाती थी, है ना। तो उसी को देखते हुए आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है कि आप पुलिस वाले को आर्म फोर्सेस से कुछ फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं। आर्टिकल 33 ये याद रखिएगा कि कट करता है ये कुछ स्पेशल लोगों के लिए। आर्टिकल 34 क्या बोलता है, जहां मार्शल लॉ लगा होगा वहां पर भी जो फंडामेंटल राइट्स है
वो कहीं ना कहीं कुछ कम किए जा सकते हैं। तो ये 33 और 34 ये देखिए कि कम करने वाला बात है। 32 क्या था? 32 ये था कि अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 33 पुलिस वालों को कुछ आर्टिकल नहीं मिलेगा, 34 मार्शल लॉ वाले को नहीं मिलेगा। तो ये था आर्टिकल 32, 33 और 34। अब आप देखिए आर्टिकल 352, अगर इमरजेंसी लगती है तो भी आप देखेंगे कुछ फंडामेंटल राइट को छोड़कर बाकी जो फंडामेंटल राइट है वो खत्म कर दिए जाते हैं। आज कब? जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब। और आप देखिए सेकंड 44th अमेंडमेंट में जो राइट टू प्रॉपर्टी था 19th F और 31, ये दो आर्टिकल में जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा, जो प्रॉपर्टी रखने का जो राइट था वो फंडामेंटल राइट था, उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बना दिया गया। लीगल और आर्टिकल दिया गया इसको 300A, मतलब यहां से निकाल करके वहां रख दिया गया। तो 44th अमेंडमेंट में तो इससे क्या समझ आता है कि सरकार चाहे तो संविधान संशोधन करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट करके जो फंडामेंटल राइट है उसको चेंज कर सकती है। ठीक है, तो दिस वाज द क्लास फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। द फंडामेंटल राइट्स मे बी कॉल्ड ब्रह्मास्त्र ऑफ द इंडियन सिटीजन। ब्रह्मास्त्र बोला जा सकता है। आप धर्म के लिए तो बहुत सारे डिबेट करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, लेकिन अपने फंडामेंटल राइट्स को जानिए, फंडामेंटल राइट्स को लोगों को बताइए। और इतने सारे राइट्स जब जानेंगे तभी आप वास्तव में डेमोक्रेसी लेकर आ पाएंगे। तो पब्लिक लाए ना लाए, लेकिन आप ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आपको ये समझना होगा बहुत बारीकी से, है ना। इतना पढ़ा है, इसी में से आप कई तरह से सोच सकते हैं और कई तरह से आंसर लिख सकते हैं, इसका यूज लिख सकते हैं कि कहां पर किस तरह से होगा, वो हम एडवांस क्लास में करेंगे। फिलहाल तो हमने देखा कि कितने तरह के there are 6 types of fundamental rights which are given to Indian Constitution, and what are the basic constitution which are made for the Indian Constitution, and what are the different situations which are given to Indian citizen, and what are the 5 rights which Supreme Court should give or Supreme Court may give फॉर द इंडियन सिटीजन्स। तो हमने ये क्लास देखा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको रिवाइज कीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने बताया था कि उसके एमसीक्यूज देखिए, अगर आप एडवांस पढ़ रहे हैं, अगर आप बेसिक है तो इसी के साथ फॉलो करते जाइए और देखते जाइए गुरुकुलम एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।